तो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी एलटीग्रेड का जो एग्ज़ाम है, वो किसी-किसी का 6 दिसंबर, किसी का 7 दिसंबर, किसी का 21 दिसंबर और सबसे लास्ट वाला एग्ज़ाम जो है वो 17 जनवरी को होना है। 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान और बायोलॉजी, जिसके हमें लगता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम 17 जनवरी को है। तो ये जो बुक है जीएस जीके की, ये आपके लिए, चाहे आपका 6, 7 या 21 दिसंबर हो या फिर 17 जनवरी, कोई कभी भी आपका एग्ज़ाम हो और आप यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस जीके के सेक्शन में। आप सभी को पता है 30 नंबर का जीएस जीके आता है, जिसमें से 3 या 4 नंबर का मैथ आता है। बाकी 3-4 नंबर में साइंस, 3-4 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट कंबाइंड पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कितना आपको पढ़ना है। हम लोग अभी तक 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा 19वां क्लास है। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लास्ट में ज़रूर बताइएगा। जब वीडियो खत्म होगा तो उसके लास्ट में आप अपनी कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया करिए, ठीक? आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 से लिया गया है। मतलब 2012 में जो पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन है। इसको हम लोग वन बाय वन को पढ़ते हुए चलेंगे, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है 741 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर बटे 741 गुणे 741 प्लस 378 गुणे 378। इसको इसका मान आपसे पूछा है, तो इसका मान जो है आप निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, क्योंकि आपको ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 2। किस तरह से सॉल्व किया गया है यहाँ पे आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैथ के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। 2 इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहते हैं और एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। एक नंबर से आप लाखों बच्चों के पीछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ को स्किप करते हुए चलना है, आपको मैथ पे भी फोकस करना है। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए आप रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी गई है और तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 400%, 600%, 800% या इनमें से कोई नहीं। वृत्त की त्रिज्या का जो मान होता है वो आर होता है और वृत्त के क्षेत्रफल की जो प्रतिशतता है, अगर ये 200% बढ़ा दी गई तो प्रतिशतता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। ये इसकी प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको आर की जगह 200 दिया है तो आप इसको करेंगे 2 गुणे 200 प्लस आर की जगह 200 दिया है तो 200 का स्क्वायर बटे 100। ऐसे करके जब आप इसको निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये निकला हुआ है 200 गुणे, 1 मिनट रुकिए मैं यहीं से समझा देती हूँ। 200 गुणे 2 जब आप करेंगे, ये 200 कहाँ से आया, क्योंकि आपको ऑप्शन में आर का मान 200 दिया है कि आर की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 200% बढ़ा दी जाए, तो वही 200% यहाँ पे रख दिया गया। तो 200 गुणे 2 400 और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको 40,000 ये निकल के आएगा। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो इसका, ठीक है, बढ़ के आ जाएगा और बटे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 निकालेंगे तो 800 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। इसका सही जवाब 800। 800 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए बी उसके परिवृत्त का एक व्यास है तथा ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 140 डिग्री। तो ट्रायंगल बी ए सी किसके बराबर है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके बराबर है, 50
डिग्री के बराबर है। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस फार्मूले से निकलेगा। और ये कैसे निकाला गया इसका PDF प्राप्त कर लीजिए, वहाँ से आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है अगला, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? वो कौन सी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है? पेनार, कावेरी, कृष्णा या वेगाई? तो आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन डी वेगाई नदी। वेगाई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित है और मदुरई जिले में एक पहाड़ी है वरुसा नाडु, इस पहाड़ी से निकलती है और ये जो है प्रवाहित होते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मदुरई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये मदुरई जो है मदुरई शहर इसी बेगाई नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृष्णा, कावेरी ये कहाँ जाके गिरती हैं? कृष्णा कावेरी जो नदियाँ हैं, कृष्णा कावेरी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और जो ये दिया हुआ मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये वेगाई नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड। जारवा आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा आदिवासी यानी कि जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में अंडमानी, सेंटलीज, ओजे तथा सैम्पेन जनजातियां भी पाई जाती हैं। कुछ राज्य और उनकी जनजातियां हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अंडमानी, सेंटलीज, ओंजे, सैम्पेन ये जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरावल, गुज्जर ये हिमाचल प्रदेश में, मीणा, भील, गरसिया, बांजरा, कोली, खारी, कलवेला ये राजस्थान में। कलवेला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाली जनजाति है। और संथाल, मुंडा, हो, बिरहो, कोरवा जिसमें से संथाल और मुंडा ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एडीज या हिमालयाज? कौन सी पर्वत श्रेणी पूरे विश्व की सबसे लंबी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंडीज पर्वत। इंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। या स्थित कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। और जो यहाँ पे रॉकी दिया है ये उत्तरी अमेरिका में है, हिमालय एशिया महाद्वीप में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। रॉकी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। इंडीज़ कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। और हिमालय आप सभी को पता है एशिया में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडीज़ पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते? डाउन, पंपास, बेल्ट्स या प्रेरी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरी, ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। बाकी डाउन, बेल्ट्स और पंपास ये दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अगर बात करें प्रेरी की तो ये कहाँ पाया जाता है? ये USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। बात करें पंपास की तो पंपास अर्जेंटीना और बेल्ट्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स और ये तीनों ही शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध में है। प्रेरी कहाँ पे है? USA और कनाडा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ साथ एक और घास का मैदान पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, स्टेपी। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपी एशिया, यूक्रेन और रसिया में पाया जाने वाला है। इसके अलावा अगर आपसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछ ले जिसमें सवाना, कंपोज और लानोज है तो सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील और लानोज जो है वो वेनेजुला और कोलंबिया में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लीजिए, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी एशिया और यूक्रेन में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुला और कोलंबिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी दिया है और कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है वो दिया हुआ है। पहला दिया है, इसको मैच करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है सबनकाया इटली, यही पहला ही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो सबनकाया ज्वालामुखी है ये इटली में ना होकर के कहाँ पे है? पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में है। ठीक है,
कोलिना मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में और माउंट एसामा जापान में है। अभी हाल में एक ज्वालामुखी जो है 12,000 साल बाद इसमें जो है विस्फोट हुआ है, वो ज्वालामुखी कौन सी है? ये करंट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी ज्वालामुखी है जिसमें 12,000 साल बाद जो है वो उद्गम देखा गया है, विस्फोट देखा गया है। और इसका एक भारी तबाही मचाने का अनुमान था, लेकिन ये जो है बिना किसी तबाही के निकल गई, भारत को क्रॉस भी कर गई। उस ज्वालामुखी का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। कैसे सॉल्व किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ नहीं है, घबराइएगा नहीं, ये फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? अर्धचालक क्या होता है? जिसमें चालक और मतलब सुचालक और कुचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगर किसी अर्धचालक को आप गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? चना, धान, मटर, सरसों, राई। इसका सही जवाब हो जाएगा आरा मक्खी से जो प्रभावित होने वाली फसल है वो सरसों है। सरसों का ही एक रूप राई भी है, तो ये दोनों ही आरा मक्खी से प्रभावित होने वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका यूज जो है धान के फसल में किया जाता है। नील हरित शैवाल निम्न श्रेणी में पादप होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया भी कहे जाते हैं, या एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। सफेदा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट या फेरस सल्फेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट। धान में सफेदा रोग लोह तत्व की कमी के कारण होता है, तो लोह तत्व फेरस सल्फेट में पाया जाता है, इसलिए इसमें फेरस सल्फेट का जो है यूज किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है ये किससे मिलकर बना होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल, आयरन, एल्युमिनियम और निकल, कॉपर एंड एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और निकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है वो FeCr और Ni से मिलकर बना होता है, यानी आयरन, क्रोमियम और निकल से बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील वही होता है जो आपको आपके घरों में दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का बर्तन जो इंडक्शन वगैरह पे यूज किया जाता है, इसी को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। और ये आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें जो क्रोमियम होता है ये इसको जंग मतलब इसमें जंग ना लगे इसलिए इसमें क्रोमियम का यूज किया जाता है, जंग प्रतिरोधी होता है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 सेकंड, 8 मिनट या 15 मिनट? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1756 में फुल्टा शब्द किस शब्द में आया था? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, एक जहाज का नाम, एक इमारत का नाम, एक टापू का नाम। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर में ही मिल सकते हैं। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें और एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा उठाता है और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम इसको बहुत आसानी से मार्क कर लेंगे कि 1756 में एक टापू का नाम था फुल्टा, ठीक है, फुल्टा। ऐसे क्वेश्चन हम कितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लें ये हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। ये फुल्टा क्या है? तो ये एक टापू के संदर्भ में आया हुआ शब्द था जो कलकत्ता के दक्षिण में हुगली नदी पर अवस्थित था। 1756 में जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण किया तो इसी फुल्टा द्वीप पर भागकर अंग्रेजों ने अपनी जान बचाई थी, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में सेना भेजी? मेजर कूट, वाटसेन, हालवेल या मेजर ड्रैक?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेजर कूट। बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ भी कहते थे, क्योंकि ये जो मेजर मतलब ये मीर जाफर जो था क्लाइव की हर बात माना करता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मेजर आयरकूट या मेजर कूट। अगला क्वेश्चन, अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला? गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेश या देव मिश्र? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वरदास नागर। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था, लेकिन इसलिए खफी खां को मुख्तन उल तावारीख की रचना गुप्त रूप से करना पड़ा था। अपने विषय को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास को ढूंढ निकाला था। ईश्वरदास की लिखी पुस्तक का नाम फतुहात आलमगीरी है, ठीक है। और ये जो था ये इतिहास लेखन के विरुद्ध था। इसके समय में जो भी इतिहास प्राप्त हुए हैं वो छुप छुप कर जो है लिखे गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? एस.एन. बनर्जी, जॉन स्ट्रेची, अर्काइन्स पेरी या रिपन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिपन, अर्काइन्स पेरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये 1878 में आया था। उस समय का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लिटन या रिपन, कौन था? बताइए आप कमेंट बॉक्स में कौन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था, जबकि अस्कान पेरी ने भारतीय परिषद के एक सदस्य थे। इन्होंने इसे विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया था। अगर पूछा जाए इसी को जो है आकाश से गिरने वाला वज्रपात किसने कहा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी एस.एन. बनर्जी ने कहा था। और इसे विपरीतगामी, असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम किसने बताया, तो अर्काइन्स पेरी ने बताया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू के शासनकाल में हुआ और निरस्त किसने किया, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड रिटन और लॉर्ड रिपन, इनमें से एक ने लागू किया था और एक ने निरस्त किया था। किसने लागू किया, किसने निरस्त किया, जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, कैनोपनिषद, छंदोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कठोपनिषद। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आप ISI के नाम से जानते हैं, इसका महानिदेशक कौन? हिलाल हुसैन, रिजवान अख्तर, सोहेल अमान या मुख्ताफ कमाल? इसका सही जवाब ऑप्शन बी रिजवान अख्तर। वर्तमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है, जिसे आप SIS के नाम से जानते हैं, इसका महानिदेशक जो है वो नदीम अंजुम है। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका महानिदेशक कौन था? रिजवान अख्तर था। वर्तमान में कौन है? नदीम अंजुम है। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना में मार्च 2015 में हुई वायुयान दुर्घटना में मृत 3 ओलंपियन संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 3 ओलंपियन फ्रांस से संबंधित थे। अभी हाल फिलहाल हमारे तेजस विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके पायलट का क्या नाम है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। ये जवाब आपके लिए होमवर्क में है। जो हमारी तेजस दुबई में दुर्घटनाग्रस्त हुई है सऊदी अरब में, उसके पायलट का क्या नाम था, ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले। बाकी तेजस को बनाने वाली जो कंपनी थी वो HL थी, और ये एक एयर शो में जो है अपने प्रदर्शन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस समय उसका पायलट कौन था जो इसको चला रहा था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया? ठाणे, मुंबई, जयपुर या श्रीनगर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठाणे। ठाणे मुंबई का ही एक शहर है। इसी को मतलब महाराष्ट्र का एक शहर है। इसी को राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया, ठीक है। अगर 2016 पूछ ले तो राजकोट को नामित किया गया था। 2025 में किसे नामित किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगा ना, तो हम आपको 2025 से रिलेट करते हो। आपने अगर पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम आपको 2025 से रिलेट करते हुए पढ़ाएं, लेकिन आप लोग बार बार कहने लगे कि मैम एक्सप्लेनेशन दिखा के पढ़ाइए, एक्सप्लेनेशन दिखा के पढ़ाइए, इसलिए मैं आपको 2025 से रिलेट करते हुए नहीं पढ़ा पाई। अब आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा ना, मुझे जो लगता है वो ज़्यादा अच्छा मेथड था, जिसमें 2025 के फैक्ट्स हम लोग, जैसे अभी ये पूछ लिया 2015 का, तो हम लोग 2025 का भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2015 का क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। अब हमसे पूछा जाएगा तो 2025 का पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रही थी अपने हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की? तो ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू करने वाला जो राज्य था वो दिल्ली था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब ई राशन कार्ड शुरू हुआ था उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कि 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ जो बातें हैं उनके उन्मूलन की बात की गई है। इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किसने किया? गुजरात, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो चालू की थी। 2 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आप सभी महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो है राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? मॉरिस जॉनसन, ग्रैनविल ऑस्टिन, मार्क्यूज एफ फ्राडा और जेसी व्हीलर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिस जॉन्स। विभिन्न इसी ने जो है मतलब भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, तो इसे सहकारी संघवाद कहा। और बात करें जैनिगन्स की, तो इन्होंने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के साथ का संघ कहा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहित याचिका से? सही जवाब ऑप्शन डी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विविध क्षति पहुंचाई गई है या उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से, तो उसे संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संस्था न्यायालय में उसकी पहुंच क्षति के निवारण के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, अगर कोई व्यक्ति है जो न्यायालय तक नहीं पहुँच सकता, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई और व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत उसके खिलाफ उसके मतलब सहायता के लिए न्यायालय तक जाकर उसके पक्ष में जो है बात रख सकता है। इसकी शुरुआत जो है न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के समय हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार थे, ठीक है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं, ओके। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, लेकिन वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं। इसके जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2000 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह थे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखिए। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसको क्रम से रखने के लिए आपको इसका सन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको राव समिति दिया है, ये 1985 में बना था। ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति जो है ये बना था आपका 1986 में, 1986 में। उसके बाद है मेहता समिति, BR मेहता समिति, ये 1957 में। और अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति 1977 में। तो सबसे पहले 3 के बाद आपका बना 4,
4 के बाद बना 1 और 1 के बाद बना 2, 3 4 1 2 ये इसका सही क्रम हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन 1 में ही आपको दिया है 3 4 1 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बी.आर. मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2025 से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। थैंक यू।